नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे अमेरिका में गणतंत्र की, कानून और चुनौतियों की। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को एक हमलावर ने लोगों पर गोलियां चला दी। इस गोलीकांड से अफरा तफरी मच गई और लोग मेट्रो से उतरकर भागने लगे। इस हमले में 20 लोग घायल हो गए, जिसमें कई की हालत गंभीर है। हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार ये आतंकवादी हमला नहीं था, लेकिन इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक आदमी ने यह हमला क्यों किया। अमेरिका में बंदूक की संस्कृति उस जमाने से है जब वहां ब्रिटिश सरकार का राज था। 1791 में अमेरिका के संविधान में दूसरा संशोधन लागू हुआ था और इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार दिए गए थे। 200 साल से ज़्यादा के गुजरने के बाद भी यह कानून नहीं बदला है। अमेरिका में गणतंत्र, कानून और चुनौतियां, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अमेरिका एक संपन्न राष्ट्र और उसके बावजूद आए दिन जिस तरह की घटनाएं गोलीकांड की सामने आती हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर अमेरिका में रह रहकर जो गणतंत्र सामने आता है, जिस तरह के गोलीकांड सामने आते हैं, वो आखिर क्यों आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही मैं बात करूंगा डॉक्टर राजीव नैन जी से, जो सीनियर रिसर्चर हैं एसोसिएट IDSS। आपका भी स्वागत है राजीव जी। और हम बात करेंगे डॉक्टर ऋषि से, जो मनोविज्ञान विभाग से हैं RML से। आपका भी स्वागत है डॉक्टर ऋषि जी। और बात करेंगे आदित्य सत्संगी जी से, जो लेखक हैं और अमेरिकी नागरिक हैं। शुरुआत आदित्य जी मैं आपसे करूंगा। आदित्य जी, एक संपन्न राष्ट्र माना जाता है अमेरिका, लेकिन जिस तरह के गोलीकांड सामने आते हैं अमेरिका से, वो उस पर सवाल खड़े करते हैं। आखिर ये गोलीकांड की घटनाएं अमेरिका में रह रहकर क्यों होती हैं? क्या वजह है इसके पीछे? सबसे पहले जो आपने 1791 की बात करी, जब यहाँ पे सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया था, उसका पर्पस था यहाँ के डेमोक्रेसी को बचाना, ताकि लोगों को सशक्त किया जाए कि अगर गवर्नमेंट खराब हो जाए या कुछ ऐसी दिशा में चले जिससे राष्ट्र को नुकसान हो, तो सिटीजन्स अपने शस्त्र उठा के गवर्नमेंट के विरुद्ध लड़ सके। ये इसका पर्पस था जी। और दूसरी बात आपने करी कि इतने इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए, आप लोग जो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, तो जो चालान होता है वो गाड़ी का नहीं होता, ड्राइवर का होता है। तो यहाँ पे जो जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे अभी न्यूयॉर्क में हुआ बहुत ही खराब इंसिडेंट है, वो किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसके बारे में, अच्छा, बड़ा आश्चर्य की बात है कि सारे CCTV कैमरास ही बंद है, कोई भी कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है जी। तो ये मतलब पॉसिबल कैसे है 36 स्टेशन में? इस पे तो देखना पड़ेगा। इस पे तो FBI का रिपोर्ट अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाएगा टेररिस्ट इंसिडेंट में, और उसके वंस इट क्लासिफाइज देन उसके बाद FBI इसके पीछे लगेगा, उसके पहले नहीं लगेगा इसमें। जी। लेकिन आदित्य जी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये शख्स कौन था? That's right. जी। उसमें एक्चुअली people are just giving the information कि वो एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब बोल रहे हैं काला है या, but you know that is considered very racist. जी। तो मैं एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल वर्जन, ओके। जिसपे कोई बताए कि इसका रीजन क्या था। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, लास वेगास की शूटिंग हुई थी कुछ साल पहले और उसको कंप्लीटली नीचे डाल दिया गया। क्यों हुई शूटिंग किसी को मालूम नहीं है, बट बाद में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वहां पे एक रिलीजियस एंगल था। इस शूटिंग में किसी को मालूम नहीं है पर्पस क्या है। और अमेरिकन स्टेट में ये खराब बात हो गई है कि मीडिया और सारा जो तंत्र है वो मिलकर इंफॉर्मेशन को छुपाने में लग जाता है। पहले के जैसा नहीं है जहाँ पे लोग खुल के उस पे डिस्कशन करते थे। जी। बिल्कुल राजीव जी, अगर मैं बात इस इंसिडेंट की करूं, इस घटना की बात की जाए जो न्यूयॉर्क में घटी, ये ठीक है कि वहां की जो जांच एजेंसी है उसने कहा है कि अभी हम इसे आतंकवादी घटना नहीं मान सकते। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, रंग भेद का भी एक पीछे एंगल आ रहा है। दूसरा, जो जिहादी तत्व हैं
उसका भी एक एंगल उभर के सामने आ रहा है, तमाम दूसरे पहलू भी उभर के सामने आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस घटना को, क्योंकि यह साधारण घटना नहीं है। अमेरिका जैसा एक ताकतवर देश, संपन्न राष्ट्र, आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश, उसमें रह रहकर जो बंदूकें चलती हैं और उसका शिकार लोग बनते हैं, आखिर क्यों? देखिए, कोई भी एक खुला समाज होता है, उसकी अपनी अलग जटिलताएं होती है। और ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो हिंसा हो रही है, उसके हिंसा के कई कारण रहे हैं। अगर आप उन सब कारणों के पीछे जाएंगे तो हर बार आपको एक नए कारण नजर आएंगे। कोई भी एक स्टीरियोटिपिकल बताना कि इसी कारण से रेशियल वायलेंस हो रहा है और आर्थिक विषमता के चलते वहाँ पर हिंसा हो रही है, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार परिवार के अंदर रोड रेस में भी देखेंगे कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। गन वहाँ पर इतनी प्रचुरता में, जिसे अभी आपने बड़ा सही बोला, गणतंत्र प्रचुरता में कि आपको थोड़ा भी गुस्सा आया तुरंत गन निकाले, तुरंत मार डाले। ये भी बड़ी सड़क में रेस, गाड़ी के रेस के साथ ही कौन आगे निकल गया, उस पर भी कई घटनाएं होती है कि लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह के देखिए, जो न्यूयॉर्क में हो या चाहे बीच के बाइबल बेल्ट जिसे हम कहते हैं उधर हो, लगातार हिंसा इस कोरोना आपदा के पश्चात हो रही है। एशियंस को भी टारगेट किया जा रहा था। काफ़ी एक रेशियल ब्लैक लाइव्स मैटर करके आपने देखा ही कि किस तरह से वहाँ के समाज में, आप राज्य को थोड़ी देर छोड़ दें, वहाँ के समाज में भी इतनी ज़्यादा हिंसा और कहें कि घृणा की भावना होती है कि आप कभी कभी परेशान हो जाएंगे कि इतना उन्नत, इतने विकसित देश में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में लगातार हिंसा हो रही है और हिंसा की कार्रवाई के चलते वहाँ के मेयर ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के जवाब में, जैसा कि अभी समाचार आ रहे हैं, जो व्यक्ति फ्रैंक के जेम्स जिसका कि नाम उभर के आ रहा है, कि सच्चाई क्या है, सत्यता की प्रमाण तो बाद में पता चलेगी। तो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, वो इससे गुस्से में था। और साथ साथ जो उसने एक स्पीकिंग ट्रूथ या कुछ करके 88, वो एक वीडियो भी, उसमें एक वेबसाइट है, चैनल है, जिसमें कि अपना वीडियोज उसने डाल रखा है। तो उसमें वो बताता है कि एक होमलेस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे वो नाराज है। और वो यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बोल रहा है। यूक्रेन में जिस तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी को दर्शाया जा रहा है, तो वो हिंसा का भी उसको भी वो उसने एक कारण बताया है। क्या कारण है, क्या सच्चाई है, समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, बड़ा ही एक जो अमेरिकी समाज की जटिलता उभर कर आ रही है अगर ये सारी बातें सत्य होती है। और गन के लिए देखिए, उस पर रेगुलेशन के लिए बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। रिपब्लिकन्स की जब सरकार गई और डेमोक्रेट्स आए तो लगा कि 2 बिल्स लाए गए हैं। अभी तक लोग नहीं जान रहे कि क्या वो बिल पास हो पाएगी कि भी नहीं पाएगी, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो सुविधा है, वहाँ पर डेमोक्रेट्स का अपना कंट्रोल है, लेकिन सीनेट में 50-50 डिवाइडेड है। और रिपब्लिकन्स बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट करते हैं जो राइट टू हैव गन वाले, जिसको अभी तुरंत बात की गई थी। तो अब देखिए, राज्य इसके खिलाफ लड़ने की जगह पर समाज के अंदर ही लड़ाई शुरू हो रही है। ये एक बड़ा ही दुखद वहाँ का एक पहलू है। जी, विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, दरअसल गन कल्चर की बात मैं इसलिए उठा रहा हूं, बंदूक संस्कृति की बात अमेरिका में इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि करीब 90% अमेरिकी हैं उनके पास बंदूकें हैं। 66% लोग ऐसे हैं अमेरिका में जिनके पास एक से ज्यादा बंदूक है। ये अपने आप में एक संस्कृति की ओर इशारा करता है और इसलिए रह रहकर जो वहां पर बंदूकें चलती हैं उसका लोग शिकार बनते हैं। एक आंकड़ा मेरे सामने और है, पिछले 50 साल की बात मैं करूं तो 14 लाख लोग गोलियों का निशाना बने हैं, गोली से मरे हैं। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है, यह कौन सी संस्कृति है, इसके पीछे क्या वजह है? मनोज जी नमस्कार। मैं केवल कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नंबर 1, 2013 से लेकर आज तक अगर 4 से अधिक व्यक्ति एक व्यक्ति के द्वारा आहत या मारे गए हैं एक ही स्थान पे, ऐसे 2128 केस होते हैं अब तक। यानी प्रतिदिन एक केस अमेरिका में ऐसा हो रहा है जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक है। इसके अलावा अगर आप देखें, अमेरिका नागरिकों के पास आपने संकेत दिया था 396 मिलियन हथियार हैं, यानी कि अमेरिकन आर्मी से उनके 100 गुना ज्यादा, और अमेरिकन पुलिस और अन्य एलाइड पैरामिलिट्री फोर्सेस से 400 गुना ज्यादा। अमेरिका की जनसंख्या विश्व की 4% है, लेकिन 46% हथियार विश्व के अमेरिकियों के पास है। तो 1 या 2 तो छोड़ दें, जो कानूनी प्राविधान है उसके अंतर्गत ये छूट अमेरिका को दी गई। सबसे अच्छे हथियार जो विश्व के हैं, कोल्ट, थॉमसन्स, रेमिंगटन, विंचेस्टर,
बेरेटा, मैं नाम गिनाता चला जाऊं तो जी। शायद शो का समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन नाम मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन विश्व में जिस तरीके के जो हथियार हैं स्मिथ एंड वेसन, और जो फिल्म और उप संस्कृति डेवलप हुई है, द गॉडफादर, डर्टी हैरी और इस तरीके की जो द वाइल्ड वेस्ट संबंधित जो फिल्में बनी है, उससे एक उप संस्कृति का विकास हुआ है। और इस तरीके के सामूहिक नरसंहार के ऊपर, जैसा कि एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा, उसको ढकने की भी कोशिश की जाती है। क्या कारण रहते हैं? अगर यही घटना जो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन वाली अगर हमारे यहाँ हुई होती तो अब तक उसका अनावरण, उसके माता पिता घर, तब तक हमारे रिपोर्टर पहुंच करके अब तक सबका अनावरण हो चुका होता जी। इतनी देर में। लेकिन हर चीज के अच्छे भी बिंदु है और किसी नकारात्मक भी बिंदु है। मैं समझता हूं राइट टू नो, नीड टू नो बेसिस पे होना ही चाहिए। लेकिन अमेरिका का गन कल्चर, ये जो गन कल्चर है, इस पे अंकुश की जरूरत है, क्योंकि गन लॉबी अमेरिका में, मनोज जी, बहुत ही ज्यादा सशक्त है। और जो वहां पे गन फैक्ट्रीज हैं, उनकी एंसिलरीज विश्व भर में फैली हुई हैं। उनका जो बिजनेस है, आपने स्वयं देखे, 46% अगर विश्व के हथियार अमरीकियों के ही पास हैं। आप समझ सकते हैं कि एक मामूली पिस्तौल अगर कोल्ट की है, उसकी कीमत सबसे सस्ते मॉडल की $300 है। तो अगर इस तरीके से आप निकालें तो अरबों खरबों बिलियन डॉलर का ये बिजनेस है। आसानी से इसके ऊपर पटाक्षेप नहीं होगा, खासकर जब उप संस्कृति ऐसी है कि शिकार, आत्मरक्षा, नेटिव अमेरिकन से अपनी रक्षा, और जो बफलो बिल और वाइल्ड वेस्ट का जो सब कल्चर है। क्लिंट ईस्टवुड की एक क्लिप आई थी मनोज जी, उसमें लिखा था, वो कैफे में जाता, कहता कि वी विल सेटल यू। तो चोर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वी? तो क्लिंट ईस्टवुड कहता है कि दैट मीन्स आई, स्मिथ एंड वेसन, मतलब स्मिथ एंड वेसन बंदूक का नाम है, उनका मतलब हम तीन मिलकर तुम सबको निपटा देंगे। तो इस तरीके की जो महिमा मंडित करने वाली है हथियार और हथियार की कंपनियों को, उससे ये स्पष्ट होता है कि युवाओं में, पुरुषों में और यहां तक कि महिलाओं में भी इसका एक बहुत बड़ा एक क्रेज है हथियारों का। मनोज जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, अगर इसके पीछे मनोविज्ञान की दृष्टि से हम समझने की कोशिश करें तो आपको वजह क्या लगती है? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि इस प्रकार की घटनाएं ऐसी स्थिति में होती हैं जब किसी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानियां हो या कोई और उलझन हो। लेकिन अमेरिका में इस तरह की घटनाएं एक आध नहीं, मैंने आपको जैसा आंकड़ा बताया कि पिछले 50 सालों में 14 लाख लोग गोली का निशाना बने हैं, गोली से मरे हैं। क्यों? वजह क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस चीज़ को समझें। बहुत सारे व्यक्तिगत और बहुत सारे सामाजिक कारण भी हैं जिनकी वजह से जो है हमारे दुनिया में, इस हमारी कंट्री में ही नहीं, अमेरिका में, आप दुनिया के किसी भी कोने की बात करें तो एग्रेशन और वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस जगह पर वो वायलेंस बढ़ रहा है, हम इस चीज़ को पहचानें कि क्या कारण है। मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अमेरिका में क्या रीज़न हो सकते हैं। अब अगर वहाँ का आप एक फैमिली सिस्टम देखें तो एक बहुत, मतलब जैसे ब्रोकन फैमिली बोलते हैं, घर जो है वो बहुत इस तरह का नहीं है कि जहाँ पर एक प्रोटेक्टिव, एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को मिलेगा। कहीं पर सिंगल पेरेंटिंग है, कहीं पर बच्चे जो है वो मतलब क्योंकि जितना खतरनाक, जितना डेंजरस वायलेंस है, उतना ही डेंजरस विटनेसिंग वायलेंस भी होता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम पर कोई अत्याचार कर रहा है या हम कर रहे हैं वही चीज़ हार्मफुल है। अगर हम वो चीज़ को देख रहे हैं परिवार में या समाज में, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी ये जो हादसा हुआ, इस हादसे को भी जितने लोग वहाँ पर देख रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं जो है उन पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो एग्रेशन है, वायलेंस है, वो कहाँ से इमर्ज हो रहा है। जैसे कि सर भी अभी बात कर रहे थे कि आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा अधिक है। तो हमको आई थिंक युवाओं से, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, हमें उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि क्या कारण हो सकते हैं। अब कभी कभी क्या कारण होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है बच्चों में, कि बस अटेंशन सीक करने के लिए भी हमें, और हमें एक्सेस भी है, ईजी एक्सेसिबिलिटी जो है वो है कि हमें गन्स मिल गई हैं, तो जब थोड़ा सा गुस्सा आया हम निकाल लिया। थोड़ा गुस्सा अगर हमें एक्सेस है तो हम उसका ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना, कई बार वो एक रिबेलियन एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से और भी बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन जब होते हैं किसी भी समाज में, किसी कम्युनिटी में, तो एक रिबेलियन डेवलप होता है जो अपने आप में एग्रेशन को, वायलेंस को जो है वो बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। तो हमको उस पर भी ध्यान देने की समाज को ज़रूरत है। उसके अलावा जैसे कि अभी बात हो रही थी कि सुनने में आ रहा है कि
अक्सर ऐसा आता है कि जहाँ पर जिस जिस व्यक्ति की तरफ से जो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो हमको उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वास्तविक में ये संभव नहीं है कि वो एक बहुत ही नॉर्मल इंसान जो है इस तरह का वायलेंस हो कि कोई जाए मेट्रो के अंदर और जाए और जाकर फायरिंग शुरू कर दे, एक बार में जाकर इतनी सारी हत्याएं हो जान हो जाए। कहीं ना कहीं ज़रूर जो मानसिक स्वास्थ्य है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, तो उसकी भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक अगर हम बात करें रोकथाम की, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है और एक फैमिली में, ये दो जगह हैं जहाँ पे बच्चे अपना सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक समय गुजारते हैं, परिवार और स्कूल। तो हम वहाँ इन दोनों जगह पर उनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। तो मतलब जो एक सेफ इन्वायरमेंट है ना, हमको वो इन्फोर्स करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई थिंक हमारा पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार है, हमारा लॉ, हमारा एजुकेटर्स, पॉलिटिशियंस, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। तो उस तरह की पॉलिसीज हो जहाँ पर जैसे कि एक थ्रेट असेसमेंट होना चाहिए। मैं इसीलिए समझना चाहता हूं कि चलिए किसी और देश में घटनाएं होती तो समझ में आता, लेकिन अमेरिका जैसा देश जिसके बारे में माना जाता है कि हर दृष्टि से वो एक संपन्न है, कानून की बात की जाए या कोई और भी बात की जाए। लेकिन आदित्य जी, मैं आपसे कुछ बातें समझना चाहता हूं क्योंकि आप वहां रहते हैं कि अमरीकी जो हैं उनका बुनियादी हक है हथियार रखना। करीब 31 करोड़ हथियार हैं, 66% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक बंदूक है। ये बंदूक बुनियादी हक क्यों है वहां पर? मैं स्वयं में इतनी बंदूक रखता हूं, बता नहीं सकता हूं आपको गिन के। जी, क्यों? हाँ, एक्चुअली ये सेकेंड अमेंडमेंट का लॉ है। मैंने पहले ही बताया जी, कि ये जो लॉ है बनाया गया है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जैसे जब कंजर्वेटिव और 1776 में जब आजादी मिली, उसके बाद 1791 में लॉ बना, तब ऐसा हो रहा था कि जो देश है वहां पे कभी ऐसा ना हो फ्यूचर में कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो पूरे देश के विरुद्ध काम करे, लोगों के विरुद्ध काम करे। इसलिए ये लॉ बनाया गया है। और न्यूयॉर्क स्टेट में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पे अमेरिका का सबसे रिस्ट्रिक्टिव लॉज है गन के, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव। ये टेक्सास में नहीं हुआ। टेक्सास में आप या वेस्ट वर्जीनिया में अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लेके जाइए, और जैसे अभी डॉक्टर विक्रम सिंह बता रहे थे, आप ड्राइवर लाइसेंस लेके जाइए और गन उठाइए और वापस आ जाइए, है ना। बहुत आसान है। वैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ सैन डिएगो में, कैलिफोर्निया में। यहाँ पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि एक बार आपने गोली के लिए भी, पहले क्या होता था 4 साल 5 साल पहले, अगर मैं जाऊं तो गोली मैं ऐसी खरीद के आता हूँ जैसे आप भारत में सब्जी खरीद के आते हैं, ऐसे मैं गोली खरीद के ला सकता हूँ, कोई भी गोली। और जैसे विक्रम सिंह जी डिफरेंट ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास वेपन्स इस तरह के हैं कि इंडिया में वो अवेलेबल ही नहीं है जिस तरह के वेपन्स मैं रखता हूँ अपने घर में। तो स्मिथ एंड वेसन, हेकलर एंड कॉच, बड़ा साधारण है जी। तो अभी आज के समय में कैलिफोर्निया के लॉज हैं, मुझे गोलियों के लिए या बंदूक के लिए भी, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक पे मैं बहुत आर्टिकल्स लिख चुका हूँ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स के लिए। आज भी मुझे 15 दिन का वेट है बैकग्राउंड चेक, 15 डेज। उसके बाद वो मेरे को फोन करते हैं एंड देन आई हैव टू गो एंड पिक इट अप। ये लॉज चेंज हो गए, कैलिफोर्निया में चेंज हो गए, और न्यूयॉर्क में तो इम्पॉसिबल है गन्स को मिलना। तो ये बंदूक डेफिनेटली इलीगल भी होगी जी, या किसी और की होगी। हाँ, लेकिन एक बात आपने लोकतंत्र की बात कही कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कभी कानून बना होगा, नागरिक ऐसा सोचते हैं कि हम हथियार उठा के अपने देश के लोकतंत्र की रक्षा कर लेंगे। एक पहलू हो सकता है, लेकिन ये बच्चे जो स्कूल में बंदूक चलाते हैं, ऐसी घटनाएं भी अमेरिका से सामने आती हैं, उसके पीछे क्या सोच है? एक्चुअली क्या है कि ये है मूवीज का और ये जो वीडियो गेम्स है, वीडियो गेम्स प्ले वेरी मेजर रोल इन द अमेरिकन किड्स होम्स। इनके माइंड में जो वीडियो गेम्स में दिखाते हैं, इजीली किसी पे कुछ चला रहे हैं बंदूक। और सारे वीडियो गेम्स आप देखिए, इतना ज्यादा वायलेंस है। अभी यूक्रेन का अभी वॉर की किसी ने बात करी, और ये किसी आपने कोट किया कि ये आदमी शायद यूक्रेन वॉर से पीड़ित है, लेकिन यूक्रेन वॉर में प्रोपेगेंडा देखिए यूक्रेन का, उस तरफ का सारे वीडियो गेम्स, उधर उन्होंने सिर्फ फ्लैग्स चेंज कर दिया है। तो दिस वीडियो गेम्स की वजह से ये जो अभी जो
एक पैनलिस्ट हैं, वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मानसिक बच्चों के ऊपर परिवार में कोई सपोर्ट नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। सिंगल मदर्स, सिंगल फादर्स, इस तरह के परिवार हैं। स्कूल में कोई भी किसी प्रकार का इस तरह का एजुकेशन नहीं है जिसको माइंड पे कंट्रोल किया जाए बच्चों के, कोई है नहीं, परिवार सिस्टम नहीं है। तो ये बच्चे जो है वीडियो गेम से बड़े होते हैं। जी आप कुछ तो कहना चाहेंगे उसके डॉक्टर बाद ऋषि इस जब पे? ये स्कूल में पहुंचते हैं, कोई इंसिडेंट हुआ और यहाँ का मीडिया, आई टोटली ब्लेम द मीडिया, अमेरिकन मीडिया इसमें, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, ये लोग एक ही चीज को 3-3, 4-4 साल तक लगे रहते हैं। जैसे पिछले प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, उसके लिए 4 साल तक कैंपेन किया मीडिया ने। या अभी जो यूक्रेन चल रहा है, तो अभी तो मैं तो पिछले, आपको बड़ा ऑनेस्टली बोलता हूँ, 3-4 साल से वीडियो देखना बंद कर दिया, मीडिया देखना बंद कर दिया, जी बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। तो ये जो वीडियो गेम्स, मीडिया एंड द नैरेटिव, दिस इज वेरी बैड, और ये बच्चों पे इंप्रेशनेबल माइंड बनाता है, व्हिच मेक्स इट सुइसाइडल। उनको लगता है ऐसा करेंगे निकल जाएंगे, जी जी आदित्य एंड जी, देन दिस इंसिडेंट। जी जो आदित्य जी कह रहे हैं, डॉक्टर ऋषि इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल यही बात है कि एक तो वायलेंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू है, एक ही न्यूज़ को बार बार दिखाया जाता है, बच्चे देखते हैं। और जो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये है, जो वीडियो गेम्स जो हैं वो बहुत एग्रेशन, वायलेंस से भरी हुई गेम्स हैं। और बहुत तरह की गेम्स हैं जो चाइना, जापान के थ्रू वो लोग बनाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के वो फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं। बच्चे आजकल छोटी छोटी उम्र के बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो अपनी डीपीज़ में उन कैरेक्टर्स को लगाते हैं। तो वो जो इंटेंस नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो एडल्टहुड में हम लोग इस उम्र में एक्सपीरियंस करते हैं, आज हमारे देश में, इस दुनिया में वो छोटे छोटे बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी चलिए राजीव जी, जो बात अभी आदित्य जी ने कही, मैं ये समझना चाहता हूँ इस बात को कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए 200 साल पहले कोई कानून बना था, और ये माना जाता है कि इंटेलिजेंट होते हैं अमेरिकन्स, और उसके चलते देश में ये स्थिति हो गई है कि लाखों की संख्या में लोग पिछले कई वर्षों में मारे गए हैं गोलियों से। आप क्या वजह देखती हैं? क्या ये सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा का ही मुद्दा एक है, नहीं, या ये तो- स्टेटस सिंबल वगैरह भी कुछ है? ये स्टेटस सिंबल है, बहुत जटिलता, जैसे मैंने शुरुआत के ही सेगमेंट में कहा था कि बहुत ही जटिलताएं हैं समाज में, और वहाँ पर एक रेशियल सुप्रीमेसी का भी एक थिंकिंग है, और प्लस जैसा भी कहा, डिस्टर्ब चाइल्डहुड से लेके आपका डिस्टर्ब एडल्टहुड तक है। चाइल्डहुड ही नहीं, एडल्ट भी इतने डिस्टर्ब है कि मत कहिए। और अभी देखिए, जो सबसे भयावह जो अभी बात आई है कि आपके जो कैमरा, अभी बात करते कि वहाँ कैमरा एक था, वो काम नहीं कर रहा था। भारत में अगर यही रहता तो कितना मजाक होता। जी देखिए, वहाँ पर ऑडिटिंग हुई है 2 बार, 2018 के आसपास ऑडिटिंग हुई। उस समय पाया गया कि 31% कैमरा जो वहाँ का जो क्लोज सर्किट कैमरा है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आप देखिए, ये अमेरिकन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर इधर जब हंगामा काफ़ी हुआ कि जो हिंसाएं लगातार बढ़ रही थी, तो करीब 10,000 कैमरा इंस्टॉल किया गया था, करीब 272 या 372 वहाँ पर के स्टेशन मेट्रोज में, और फिर भी समस्याएं बनी रह गई। इधर पिछले 2 सालों में जो लगातार, जो कोरोना के समय माना जा रहा था कि काफ़ी जो भूख गरीबी के चलते जो नौकरी नहीं हो रही है, लेकिन बेरोजगारी राजीव भाई, कोरोना से पहले भी इस तरह की घटनाएं अमेरिका में लगातार हो होती। रही है। देखिए, जी नई बात नहीं है कि अभी वीडियो गेम्स आए हैं उसके चलते हो रहे हैं। ये समस्या बहुत पुरानी है, और बहुत दिनों से वहां पर कई 2 लॉबी काम कर रही है। एक गन लॉबी जिसे कह रहे हैं, एक दूसरा कहते हैं रेगुलेशन लॉबी। गन लॉबी कहीं ना कहीं से हावी रहा है। मैं जब आर्म्स ट्रेड ट्रीटी की निगोशिएशंस हो रही थी, तो मैं उसमें एज एन एक्सपर्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, और वहाँ पर इतनी ताकतवर वो गन लॉबी है राइफल्समैन्स एसोसिएशन की, कि वो अमेरिकी जो वहाँ का शासन वर्ग है उसके ऊपर ज़बरदस्त असर किए रहता है। और जो कि पूरे दुनिया से जब अमेरिका की थू हो रही थी, तब जाके उसने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के निगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो विशेष करके रिपब्लिकन्स, वो इनके बहुत बड़े पक्षधर रहते हैं, और कहाँ से राइट टू बियर आर्म्स जिसकी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वहाँ जो हकीकत है उसे पता नहीं क्यों लोग नज़रअंदाज करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। समाज से संविधान बड़ा नहीं है। इस चीज़ को अमेरिकन को समझने की आवश्यकता है। वहाँ की देखिए, उससे भी ज़्यादा समस्या जो दिखा रहा है कि वहाँ जो न्यूयॉर्क, जो फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, वहाँ आपके शासन तंत्र में, वहाँ के मैनेजमेंट में, मेट्रो मैनेजमेंट में अगर आप जाएंगे, मैं तो वहाँ 1 साल रहा हूँ अपने फुलब्राइट फेलोशिप के लिए, अंधकार रहता है मेट्रोज में, आप डर जाएंगे। अगर वही बात भारत में देख ले लोग,
तो हमारी, जिसे अभी बता रहे थे कि वहाँ की मीडिया, और मैं देख वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में इस घटना को इस तरह से डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसे ज़्यादा समझने की आवश्यकता है क्या है। जी विक्रम जी, मुझे कुछ सवालों पर हैरानी भी हो रही है, कुछ पहलुओं पे जो उभर के सामने आए हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसा कानून बना था और 200 साल से एक कानून चला आ रहा है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आम अमेरिकी नागरिक जो है वो गोलियों का शिकार होता है समय समय पर। आप कैसे देखते हैं? खासतौर से बात की जा रही है कि सख्त कानून है अमेरिका में, और जब भी इस कानून को बदलने की कोशिश की गई है, बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, अलग अलग समय पे कुछ प्रस्ताव आए हैं, लेकिन प्रस्ताव को या तो रोक दिया गया या उसका विरोध किया गया। आप कैसे देखते हैं जिस संस्कृति की बात की जा रही है, आखिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए बंदूक संस्कृति जरूरत क्यों है अमेरिका में? किससे खतरा है? मनोज जी, बहुत सारगर्भित वक्तव्य विद्वान पैनलिस्ट ने दिया है। मैं केवल यही कहूंगा कि अमेरिका में 3 सशक्त लॉबीज हैं। पहली हथियार लॉबी, नंबर 2 ऑटोमोबाइल लॉबी, नंबर 3 शराब लॉबी। आप फिलहाल शराब और ऑटोमोबाइल को भूल जाएं, आप केवल गन लॉबी पे आ जाएं। गन लॉबी एक बहुत बड़ी टर्नओवर और उसके बारे में वोटर्स कैपेसिटी और जिसको कहते हैं कि सपनों के निर्माण करने में गन लॉबी का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर ऋषि जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से मन मस्तिष्क पे हथियार छाए हुए हैं संविधान के बारे में, संविधान तो अब वो 1791 आज 2022 में वैसे भी अप्रासंगिक हो गया है। तब थे अमेरिका के पास फौज नहीं थी, आज अमेरिका के पास विश्व की सबसे सशक्त फौज है। आज क्या कारण है कि अमेरिकी नागरिकों के पास अपनी पुलिस से 400 गुना ज्यादा हथियार हैं, फौज से 100 गुना ज्यादा। हमारे यूपी में मनोज जी याद करें पिछले इलेक्शन जब हुआ था कि हमारे आपके हथियार लगभग यूपी पुलिस के बराबर के, सबके लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। फिर ये नियम हो गया जिनके पास 3 है वो केवल 2 रखेंगे और जिनके पास 4-5 है वो तो खत्म हो जाए, जब्त हो जाएंगे। तो ये कालांतर में प्रत्येक नियम के संशोधन होना चाहिए, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब इस प्रकार का आक्रमण, हिंसा, जनहानि हो रही है तो चिंतन का विषय है। लेकिन जो आर्म्स लॉबी है वो इतनी सशक्त है कि वो कदाचित इसमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप, पर्दे के सामने भी पर्दे के पीछे भी, जिसका कारण है कि हम अमेरिकी नागरिक बेचारे चले बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। उनको ये भी सोचना होगा ये जो हिंसा हो रही है इसके जो तमाम आयाम है उसके ऊपर भी उनको चिंतन, सिंगल पेरेंटहुड तो खैर उसके बारे में तब क्या हो पाएगा, मेरे जीवन काल में तो छोड़ दे, कदाचित वो किसी के जीवन काल में कुछ नहीं होना है। लेकिन कम से कम जो हिंसा हो रही है, जो सब्सटेंस एब्यूज हो रहा है और जो कम से कम इस तरीके के भयावह वीडियो गेम्स आ रहे हैं उस पर तो हम इतनी कृपा तो अपने ऊपर कर ही सकते हैं कि उनका दुरुपयोग ना हो। जी बिल्कुल विक्रम जी, जो आपने मुद्दा उठाया ये अपने में अहम है कि आखिर इसका चिंतन अमेरिकी नागरिक जो हैं या अमेरिकी सरकार जो है उसको करना होगा, क्योंकि तमाम तरह के पहलू इससे जुड़े हुए हैं, चाहे गन लॉबी की बात हो या गन संस्कृति की बात हो, गन कल्चर की बात हो। ये अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है एक ऐसे राष्ट्र के बारे में जिसको दुनिया ताकतवर आर्थिक दृष्टि से मानती है, संपन्न मानती है, और यदि वहां पर बंदूक चलती है तो उस पर सवाल उठता ही है। आप चारों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।